हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन। और आज अपन बॉयलर का वाटर सर्कुलेशन एंड स्टीम सर्कुलेशन कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एफबीसी बॉयलर का भी वाटर सर्कुलेशन और स्टीम सर्कुलेशन बताऊंगा, और सीएफबीसी बॉयलर का भी वाटर और स्टीम सर्कुलेशन मैं बताऊंगा। तो अपने को मेन एम क्या है, बॉयलर में स्टीम बनता है। तो स्टीम किससे बनता है? वाटर से बनता है। तो वाटर कैसे सर्कुलेट होता है और बाद में कैसे स्टीम बनता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर आता है वो डीमिनरलाइजेशन प्लांट से आता है, तो उसको बोलते हैं डीएम वाटर। तो डीएम वाटर जो आता है वो डीएम टैंक में स्टोर रहता है। वहाँ से क्या करते हैं कि डीएम ट्रांसफ़र पंप रहता है, वो डीरेटर में, उसके थ्रू डीरेटर में वाटर सप्लाई करते हैं, मतलब फीड करते हैं। ठीक है। तो ये जो डीएम वाटर आता है उसका पीएच रहता है 7.5 टू 8.5। तो मेरे को डीरेटर में जो फीड वाटर आता है उसका पीएच कितना रहना चाहिए? 8.5 टू 9.2। तो मेरे को जी ये पीएच जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो ये पीएच किससे बढ़ाते हैं अपन? मार्फोलिन डाल के यहाँ पे पीएच बढ़ाते, क्योंकि अपने जो बॉयलर में फीड वाटर आ रहा है उसका पीएच रहता है 8.5 टू 9.2। तो अपने को पीएच बढ़ाने के लिए अपन मार्फोलिन डालते हैं। तो अपने को पीएच सफिशिएंट नहीं रहेगा, अगर कम रहेगा तो उसमें अपन मार्फोलिन डालेंगे। ठीक है। तो वो जो वाटर आया वो कहाँ पे आएगा? डीरेटर पे आएगा। डीरेटर का मेन काम क्या है कि ऑक्सीजन रिमूव करना। ठीक है। तो डीरेटर में समझो प्रेशर 1.7 है, तो उसका टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालना है तो डबल अंडर रूट ऑफ प्रेशर। तो ये जो 1.7 समझो डीरेटर का प्रेशर है, तो यहाँ पे जो दिखाएगा वो प्रेशर कितना रहेगा? 1.7। वो कौन सा है? गेज प्रेशर है। और जो अपन टेम्परेचर निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर पे निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1.7 है उसमें ऐड करूँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1.7 प्लस 1.033, तो ये आएगा 2.703। ठीक है। तो ये 2.703 ये जो प्रेशर है उस पर मैं क्या करूँगा? टेम्परेचर निकालूंगा। तो डबल अंडर रूट ऑफ 2.703 करूँगा तो ये टेम्परेचर आसपास 130 आएगा। अब भी क्रॉस चेक कर सकते हैं स्टीम टेबल से, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा आपका प्रेशर के हिसाब से टेम्परेचर। ठीक है। तो डीरेटर में ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, वहाँ से फिर कहाँ पे बीएफपी सक्शन लेता है और ये बॉयलर में पानी देने का काम करता है, फीड वाटर। इसलिए उसको बोलते हैं फीड वाटर पंप। ये मल्टी स्टेज पंप रहता है, क्योंकि क्या अपने को बॉयलर में जो पानी लग चाहिए वो क्या है? हाई प्रेशर से चाहिए। अपने बॉयलर का जितना प्रेशर रहता है उसके 1.5 टाइम्स अपने को बॉयलर फीड वाटर का प्रेशर चाहिए, तभी ये प्रेशर बॉयलर ड्रम में मतलब पानी सप्लाई कर सकता है, दे सकता है। अगर सेम प्रेशर रहेगा तो ये दे नहीं पाएगा। ठीक है। इसलिए ये दोनों में डिफरेंस कितना रहता है? 1.5 टाइम्स मेन स्ट्रीम लाइन के प्रेशर के इसका प्रेशर रहता है। और डीरेटर है ना, वो सम हाइट पे रखा जाता है, क्योंकि क्या है? लो प्रेशर क्रिएटेड इन बीएफपी सक्शन। तो क्या होगा? वो बीएफपी के सक्शन में स्टीमिंग फॉर्मेशन होने के कारण बबल फॉर्मेशन होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे स्टीमिंग होने के कारण कैविटेशन होने के कारण कैविटेशन होता है, और फिर क्या है? इम्पेलर को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए स्पेसिफिक हाइट पे डीरेटर को रखा जाता है। तो समझो मेरा डीरेटर कितने हाइट पे रखा है ये आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो आपका आपका यहाँ का प्रेशर है 1.3 kg, और मेरा BFW का सक्शन है समझो 3.7 kg। मतलब डीरेटर के प्रेशर में और इसके प्रेशर में कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस है 2 kg का। मतलब ये जो डीरेटर की हाइट है वो कितने इस पे है? 20 मीटर पे है। 20 मीटर मतलब 2 kg प्रेशर। हेड इसका 20 मीटर है, मतलब इसका प्रेशर कितना रहेगा? 2 kg। तो 2 प्लस 1.7 इजिकल टू 3.7 kg BFP का सक्शन प्रेशर रहेगा। तो आपको पता चल गया कि कितने हाइट पे मेरा डीरेटर रहना चाहिए ताकि पंप में कैविटेशन ना हो। तो अपना जो BFP का
टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर वो तो 130 आ गया। तो बीएपी में एक सक्शन वाल्व रहता है और एक डिस्चार्ज वाल्व रहता है। तो ये अपन मल्टी स्टेज पंप रहता है, यहाँ से बॉयलर को फीड वाटर देते हैं, ठीक है। तो बीएपी के आगे रहता है फीड कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंट्रोल वाल्व रहते हैं, ठीक है, और उसके इनलेट और आउटलेट आइसोलेशन वाल्व रहते हैं और एक बाईपास वाल्व रहती है। समझो यहाँ पे क्या कि प्लांट के डिजाइन से अलग अलग रहता है। समझो यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व रहेगा, वो 30% लोड के लिए रहेगा, एक 100% कंट्रोल वाल्व रहेगा, ठीक है, और एक बाईपास वाल्व। समझो मेरे को कुछ काम करना है, मेंटेनेंस लेना है, कुछ कैलिब्रेशन करना है कंट्रोल वाल्व का, फिट वन कंट्रोल वाल्व का, तो तब मैं क्या करता हूँ कि ये बाईपास से मतलब वाटर बॉयलर को दूंगा, ठीक है। अब ये बाईपास का मतलब आपको समझ गया कि कुछ मेंटेनेंस काम करना है या कुछ कैलिब्रेशन करना है मेरे को कंट्रोल वाल्व का, तो मैं बाईपास से ड्रम लेवल मेंटेन करूँगा, ठीक है। तो ये 30% वाला मतलब 30% तक आपका बॉयलर का लोड है, तो आप ये कंट्रोल वाल्व यूज कर सकते। और 30% के अबव जब लोड जाता है तो ये 100% वाल्व अपन लाइन में ले सकते। तो दोनों कंट्रोल वाल्व में क्या है, इनलेट आउटलेट वाल्व रहेंगे। समझो इसमें क्या है, ये सादा आइसोलेशन वाल्व भी रह सकता है या फिर इसमें मोटराइज वाल्व भी लगे रहे। ये प्लान टू प्लान डिजाइन वेरी हो सकता है। जितना अपन कॉस्टिंग डालेंगे इसमें मोटराइज और क्या है, सिंप्लिसिटी हो जाएगा, अपने को ऑपरेट करने के लिए डीसीएस से ही डायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए कोई कोई प्लांट में क्या करते हैं, यहाँ पे मोटराइज वाल्व इनलेट में भी देते हैं, आउटलेट में भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस प्लांट में किस तरह से लगाया। ऐसा जरूर नहीं है कि यहाँ आइसोलेशन वाल ही होना चाहिए, यहाँ मोटराइज वाल भी लगाते। खाली ये 30% है, तो किसी प्लांट में खाली एक ही कंट्रोल वाल रहेगा, 100% काम करेगा, और एक बाईपास वाल रहेगा। किसी प्लांट में क्या करेगा, दोनों 100% वाल रहेगा, एक स्टैंड बाय में रहेगा, एक रनिंग में रहेगा। तो डिपेंड अपॉन अपनी आवश्यकता कितनी है उसके हिसाब से ये अपने को फीड कंट्रोल वाल्व रहेगा। तो ये क्या करेगा, बॉयलर का ड्रम लेवल है इसमें कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉयलर का ड्रम होता है, ड्रम लेवल होता है, वो 3 तरह के एलिमेंट में काम करता है। तो सिंगल एलिमेंट में क्या करता है, खाली वो ड्रम का लेवल मेंटेन करेगा, ठीक है। और ये जो 2 एलिमेंट में है, 2 एलिमेंट में क्या होता है, खाली वो स्टीम फ्लो और खाली लेवल मेंटेन करेगा। और 2 एलिमेंट में और 3 एलिमेंट में क्या करेगा, तीनों मेंटेन करेगा, स्टीम फ्लो, फीड फ्लो और लेवल, ठीक है। तो जो सिंगल एलिमेंट रहता है वो जब स्टार्टिंग में बॉयलर अपन चालू करते हैं उसमें क्या होता है, स्टीम फ्लो बहुत वेरी रहता है, क्योंकि स्टार्टअप वेंट ओपन रहता है, सभी वेंट ओपन रहते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं, अपन सिंगल एलिमेंट में रखते हैं। और जब अपन नॉर्मल लोड में आ गया, जैसे 30% के अबव लोड आ गया, तो क्या करते हैं, अपन 3 एलिमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये 3 एलिमेंट कब यूज हो जाएगा, और सिंगल एलिमेंट मतलब फ्लक्चुएटिंग लोड, और 3 एलिमेंट मतलब नॉर्मल लोड पे, ठीक है, जिसमें फ्लक्चुएट होता नहीं। तो यहाँ से कहाँ जाएगा आगे, फिर इकोनोमाइजर में जाएगा। इकोनोमाइजर के पहले क्या एनआरवी लगा रहता है। अब ये एनआरवी किस लिए लगा रहता है, ठीक है। समझो मेरा बॉयलर ट्रिप हो गया, समझो ट्रिप हो गया, ये BFW ट्रिप हो गया समझो, तो मेरा वाटर क्या है, इधर से रिटर्न नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि क्या पूरा इकोनोमाइजर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो NRV है ये मेरा बैक इधर नहीं आना चाहिए BFW ट्रिप होने के बाद, इसलिए नॉन रिटर्न वॉल दिया है। खाली एक ही डायरेक्शन में बॉयलर में पानी जाएगा, बॉयलर से रिटर्न नहीं आएगा। तो यहाँ से आपका NRV के आगे गया कहाँ, इकोनोमाइजर के इनलेट हेडर में, ठीक है। तो अपना जो BFW का जितना टेम्परेचर था आउटलेट का, उतना ही इकोनोमाइजर में इनलेट में रहेगा। तो मेरा समझो 130 डिग्री है, ठीक है। तो इसके इनलेट में और आउटलेट में इकोनोमाइजर की ये करीब 100 डिग्री का डिफरेंस रहता है, ठीक है। मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर वो बढ़ाता है, ठीक है। तो ये इकोनोमाइजर जो है वो फ्लू गैस से हीट लेता है, ठीक है। तो ये जो फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है, फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर और मेरा इकोनोमाइजर इनलेट टेम्परेचर, इस दोनों में है ना 40 to 50 डिग्री का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये जो हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ इकोनोमाइजर का कितना रहता है, 25 से 40%। बॉयलर का जितना भी हीटिंग सरफेस एरिया उससे 25 to 40% खाली इकोनोमाइजर का रहता है। तो इकोनोमाइजर जो है वो सेंसिबल हीट गेन करने का काम करता है। सेंसिबल हीट अपन किसको करेंगे,
जो हीट अपन ऐड कर रहे हैं, बॉयल वाटर को दे रहे हैं गर्म करने के लिए, वो अप टू इसके बॉइलिंग पॉइंट तक जो भी हीट अपन ऐड करते हैं वाटर में उसको बोलते हैं सेंसिबल। और बॉइलिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट पे जब हीट एडिशन करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या है, फेज चेंज होता है, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट। और उसके बाद फिर भी ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, सुपर हीटेड हीट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या है, सेंसिबल हीट ऐड करता है यहाँ से इकोनोमाइजर में। तो इकोनोमाइजर में कितना डिफरेंस रहता है इनलेट आउटलेट टेम्परेचर में फीड वाटर के, 100 डिग्री का। और आपको मालूम है अगर अपन ने फीड वाटर का टेम्परेचर 6 डिग्री से बढ़ाया तो बॉयलर का इफिशियंसी 1% बढ़ता है। वैसे ही ये फ्लू गैस का हीट लेता है, तो फ्लू गैस का बॉयलर आउटलेट में से कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर में जाता है। तो इकोनोमाइजर में जाने के बाद क्या होता है कि फ्लू गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अपन अगर 16 डिग्री अगर फ्लू गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो बॉयलर का इफिशियंसी 1% से बढ़ेगा। इसलिए इकोनोमाइजर लगाने से अपने बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ती है। इसलिए इकोनोमाइजर को अपन एसेसरीज कहते हैं, क्योंकि वो बॉयलर का इफिशियंसी बढ़ाता है। तो इकोनोमाइजर से कहाँ गया, मेरा ड्रम में गया। तो ड्रम में क्या होता है, स्टीम और वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समझो। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ स्टीम भी रहेगा, पानी रहेगा। तो अभी तो यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर तक ही है। तो समझो मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर अभी निकालना है, ड्रम में कितना टेम्परेचर है, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया कि जितना प्रेशर है उसका डबल अंडर रूट करेंगे अपन, तो आएगा वो सैचुरेशन टेम्परेचर। तो मेरा समझो 89 kg प्रेशर है, उसको मैं अगर डबल अंडर रूट निकालूंगा तो मेरा टेम्परेचर आता है 307 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा ड्रम में कितना टेम्परेचर रहेगा, 307, ये सैचुरेशन टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा डाउन कमर। ठीक है, तो मेरा यहाँ तो वाटर है, अभी जो यहाँ है ये पूरा स्टीम बना नहीं, तो मेरे को इसको स्टीम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, हीट लगेगा, हीट एडिशन लगेगा। तो ये डाउन कमर जो रहते हैं यहाँ से बॉटम रिंग हेडर को यो वाटर जो है वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाउन कमर पाइप होते हैं वो ज़्यादातर बाहर से ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें अगर अपन अंदर से लेंगे तो ऑलरेडी पानी फिर से गर्म हो जाएगा, तो ये क्या नेचुरल सर्कुलेशन में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन क्या है, ये पानी यहाँ से जाना चाहिए, ये जो मिक्सचर है इसका वो यहाँ से जाना चाहिए, इसलिए डाउन कमर पाइप को अपन बाहर से लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बॉटम रिंग हेडर आया। अब बॉटम रिंग हेडर से मेरा कहाँ जाएगा, ये है बेड कॉइल, तो बेड कॉइल के टॉप हेडर में गया। ठीक है, यहाँ से फिर ये वाटर वॉल ट्यूब रहता है। ठीक है, और ये वाटर वॉल ट्यूब का ये फिर टॉप हेडर रहता है, और टॉप हेडर से मेरा राइजर थ्रू ड्रम में जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो वाटर वॉल, इसमें सभी ट्यूब में जो हीट गेन करता है वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। इसमें कौन सा होता है, इकोनोमाइजर में सेंसिबल हीट होता है, और यहाँ पे लैटेंट हीट। मतलब क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फेज चेंज हो जाएगा, वाटर का स्टीम में फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। तो राइजर से अपना ड्रम में आएगा। ड्रम लेवल कैसे मेंटेन करते हैं मैंने आपको जबीच बताया था। ठीक है, तो जो भी स्टीम बनेगी वो यहाँ पे प्राइमरी सुपर हीटर हो जाएंगी। तो जो अपना प्राइमरी सुपर हीटर होता है वो यहाँ पे कन्वेक्शन जोन में लगा रहता है, ऐसे यहाँ पे जो रहता है ऐसे कन्वेक्शन जोन में लगा रहता है। तो प्राइमरी सुपर हीटर रहता है वो किसकी हीट लेता है, प्राइमरी सुपर हीटर ये फ्लू गैस की हीट लेता है। तो जब भी आपको एयर कम ज़्यादा करेंगे तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर मतलब प्राइमरी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता रहता है। आप कभी भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखना, जब आप एयर कम करेंगे तो प्राइमरी सुपर हीटर का टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, एयर जब बढ़ाएंगे तो वो बढ़ता रहता है। क्योंकि क्या है, जब एयर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वाटर वॉल पे वो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है और पूरा फ्लू गैस उधर लेके जाता है। तो इसलिए बॉयलर का आउटलेट टेम्परेचर ज़्यादा रहता है जो प्राइमरी सुपर हीटर में, इसलिए टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। ठीक है,
तो प्राइमरी सुपर हीटर को आपको पता चल गया कि वो कन्वेक्टिव जोन में रहता है, इसलिए वो फ्लू गैस की हीट लेता है। और जो सेकेंडरी सुपर हीटर रहता है वो किसकी, रेडिएंट जोन में रहता है, इसलिए वो फर्नेस की हीट लेता है। तो जब भी आप कोल फीडिंग कम ज़्यादा करेंगे तो रेडिएंट सुपर हीटर पे उसका इफेक्ट आएगा। जब भी आप फ्यूल फीडिंग चेक करके देखिए और सुपर हीटर के टेम्परेचर पे क्या असर होता है वो देखिए। जब आप फीडिंग बढ़ाएंगे तो सुपर हीटर का टेम्परेचर, सेकेंडरी सुपर हीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आप जब फीडिंग कम करेंगे तो सेकेंडरी सुपर हीटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या रहता है, अटेम्परेटर रहता है। तो ये अटेम्परेटर मतलब वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो मेरा बॉयलर जो स्टीम ड्रम था वहाँ से टेम्परेचर कितना था, 307। फिर प्राइमरी सुपर हीट के आउटलेट में मेरे को कितना मिला, 430 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने क्या किया, उसको कंट्रोल करके 370 तक लाया। तो ये जो पानी जहाँ कहाँ से लेते हैं, BFW के डिस्चार्ज से ही लेते हैं। तो मेरा सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर है, उसकी इनलेट में आया टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर यहाँ से उसके आउटलेट में आया 440 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल सुपर हीटर में आया 520 ±5 डिग्री। और आपको मालूम है बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर रहता है, ठीक है। पूरा जो बॉयलर वर्किंग कर रहा है उसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है। तो स्टार्टिंग में जब बॉयलर बंद रहता है तो मेन स्ट्रीम लाइन का प्रेशर और ड्रम का प्रेशर ये दोनों सेम रहते, लेकिन जैसे जैसे बॉयलर पे लोड रहेगा, जैसे फुल लोड पे आ गया तो ये दोनों में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस आता है। तो उन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस। तो ड्रम का प्रेशर इससे मेन स्ट्रीम लाइन के प्रेशर से ज़्यादा रहता है, इसलिए ड्रम का सेफ्टी बाद में उठता है, मेन स्ट्रीम लाइन का पहले उठता है, ताकि स्टारवेशन ना हो करके। तो ड्रम में भी 2 सेफ्टी वाल दिया रहता है, बड़े वाले मेगावाट में ज़्यादा सेफ्टी वाल रहेगा। सेफ्टी वाल का ये काम है कि मेरा पूरा जो स्टीम है वो सेफ्टी वाल से निकलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक एयर वेंट भी दिया रहता है ड्रम में भी। एक इकोनोमाइजर के में भी एक वेंट रहता है, जब अपन हाइड्रोलिक लेते हैं ना वहाँ से एयर रिमूव करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग फिलअप भी करते हैं ना तब भी वो एयर रिमूव करने के लिए वहाँ पे भी वेंट रहता है। एक मेन स्ट्रीम लाइन पे भी वेंट रहता है, ठीक है। वहाँ पे सेफ्टी वाल भी रहता है, मेन स्ट्रीम लाइन का सेफ्टी वाल बोलते हैं। और वहाँ पे उसके आगे स्टार्टअप वेंट रहता है। जब भी अपना बॉयलर का प्रेशर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्टअप वेंट रहता है। और सेफ्टी वाल नहीं उठना चाहिए, इसलिए अपन स्टार्टअप वेंट का यूज करते हैं। इसीलिए स्टार्टअप वेंट को सेफ्टी वाल का सेफ्टी कहा जाता है, क्योंकि एक बार सेफ्टी उड़ गया तो वो जल्दी बैठेगा नहीं, आपका हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा स्टीम लॉस हो जाएगा। इसलिए अपन पहले स्टार्टअप वेंट ओपन करना चाहिए, ठीक है। अब ये उसके बाद आता है MSSV, और एक MSSV बाईपास रहता है। तो बाईपास लाइन क्या करते हैं, जब भी आपका टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री आ गया और प्रेशर 45 डिग्री और टेम्परेचर 350 के अबव आ गया, तो आप क्या करते हैं, लाइन को चार्ज करते हैं मतलब हीटअप करते हैं, कंडेंसेट रिमूव करते हैं। और एक बार आपका नॉर्मल वर्किंग प्रेशर में आ गया तो आप बाईपास को बंद करके मेन स्ट्रीम लाइन MSSV वाल ओपन कर देते हैं। उसके आगे एक NRV रहता है। अब ये NRV समझो किस लिए रहता है, यहाँ से स्टीम खाली इधर जाना चाहिए, ठीक है। समझो बॉयलर ट्रिप हो गया तो यहाँ से स्टीम रिटर्न में वापस नहीं आना चाहिए। तो NRV 1 डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको ये इजीली सर्कुलेशन समझ में आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सर्कुलेशन है वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन और दूसरा रहता है फोर्स सर्कुलेशन। एक रहता है नेचुरल सर्कुलेशन और दूसरा रहता है फोर्स सर्कुलेशन। तो एक रहता है नेचुरल सर्कुलेशन और दूसरा रहता है फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर एंड स्टीम, इन दोनों में जब डिफरेंस होता है तब नेचुरल सर्कुलेशन होता है। समझो मैंने पानी यहाँ गर्म कर रहा हूँ,
ठीक है। जब मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो स्टीम की डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम रहेगी, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसलिए जब भी अपना वाटर डाउन कमर से आता है, जब वाटर वॉल से वगैरह हीट होते रहता है, तो अपने आप वो ड्रम में चला जाता है राइजर ट्यूब से। तो ये जो सर्कुलेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल सर्कुलेशन। ये किससे होता है कि डेंसिटी डिफरेंस वाटर और स्टीम में होने के कारण। ये जब तक डेंसिटी डिफरेंस है तब तक क्या होगा, नेचुरल सर्कुलेशन हो जाएगा। अगर समझो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड स्टीम दोनों की अगर डिफरेंस जीरो आ, ये कब रहता है, क्रिटिकल पॉइंट पे रहता है, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जीरो रहता है, ठीक है। तो उस प्रेशर पे नेचुरल सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस दोनों का कुछ जीरो हो जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर एंड स्टीम दोनों की डेंसिटी सेम हो जाती है। तो अबव अगर ये अबव क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको सर्कुलेशन करना है तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, ये फोर्स सर्कुलेशन यूज करना पड़ता है। तो उस वक्त एक मैं एक्स्ट्रा पंप लगाऊंगा वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, तो उसको बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन। क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, 225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रेशर के अबव जब भी आपको ये करना है, सर्कुलेशन करना है, तो इसको बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन। एक्चुअली 180 बार पे ही फोर्स सर्कुलेशन किया जाता है। तो इसके अबव जो बॉयलर होते हैं 225 के, उसको सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। उसका प्रेशर 225 kg से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको ये फोर्स सर्कुलेशन समझ में आया और नेचुरल सर्कुलेशन समझ में आया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सर्कुलेशन रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब सर्कुलेशन रेशियो मतलब क्या होता है, जो वाटर किस में आया, डाउन कमर में, डाउन कमर में कितना वाटर आया टू द रेशियो ऑफ स्टीम प्रोडक्शन कितना हुआ। मतलब जो भी वाटर वॉल से अपना निकला है, ड्रम में गया, वो कितना स्टीम प्रोडक्शन किया गया। तो अपना ज़्यादातर सर्कुलेशन कितना रहता है, 6 कितना, 6:9 रहता है। समझो सर्कुलेशन रेशियो 5 है, 5:1। मतलब एक बार स्टीम निकलेगी तो 5 बार डाउन कमर से मेरी वाटर उसमें बेड कॉइल थ्रू ऊपर में जाएगा। बेड कॉइल को क्या बोलते हैं, इवापोरेटर ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन रेशियो ये होता है कि वाटर कितना डाउन कमर में आया और उतना स्टीम और वाटर मिक्स करके ऊपर में राइजर में कितना गया ड्रम में, तो इसको बोलेंगे सर्कुलेशन रेशियो। और जो वंस थ्रू बॉयलर रहता है उसका सर्कुलेशन कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है, क्योंकि स्टीम और वाटर कितना रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो वन थ्रू बॉयलर का कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन रेशियो आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये जो ड्रम रहता है, जब भी मैंने सिंगल ड्रम बताया, तो किसी किसी प्लान में क्या रहता है, 2 ड्रम रहते हैं, एक स्टीम ड्रम और ये मड ड्रम। तो इसको जो रहते हैं, ये डाउन कमर में आएगा, ये राइजर हो गया जाने का, और ये डाउन कमर हो गया, डाउन कमर ये राइजर, उसको बोलते हैं बैंक ट्यूब, ठीक है। तो 2 ड्रम रहेंगे, एक मड ड्रम और एक स्टीम ड्रम, तो उसको बोलेंगे बाई ड्रम बॉयलर, ठीक है। तो आपने जब भी देखा था कि जो अपना फीड वाटर आता है उसके पैरामीटर कैसे रहते हैं, उसका पीएच, फीड वाटर का पीएच रहता है 8.5 to 9.5, ठीक है। उसका कंडक्टिविटी कितना रहता है, 0.2 रहता है। टीडीएस कितना रहता है, ठीक है। तो टीडीएस नील रहता है। उसके बाद सिलिका कितना रहता है, लेस देन 0.02। हाइड्रोजन रहता है 0.02 से 0.06, ठीक है। तो पीएच उसका रहेगा 0.85 to 9.5 तक की। कंडक्टिविटी रहेगा 0.2 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टीडीएस पीपीएम में रहेगा, ठीक है। आपको कंडक्टिव मीटर से कंडक्टिविटी निकालेंगे, उसको 0.67 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टीडीएस आएगा। तो जो अपन ड्रम में जो
टीएसपी डोजिंग करते हैं हाई प्रेशर पंप से, वो टोटल डिस्चार्ज सॉलिड मेंटेन करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। और ये सिलिका है जो 0.02 से लेस देन रहना चाहिए। सिलिका अगर नहीं रिमूव किया तो अपने को क्या टर्बाइन ब्लेड में स्केलिंग होने से उसका ब्लेड ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है ये भी चेक करते हैं। तो ये फीड वाटर में जो डोजिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन डोजिंग करते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। डिरेटर से जो भी ऑक्सीजन बच गया उसको हाइड्रोजन डाल के अपन रिमूव करते हैं। तो ये फीड वाटर के पैरामीटर हो गए। अब बॉयलर वाटर के पैरामीटर, तो ये 10.5 to 10.7 तक इसका पीएच रहता है, ठीक है। उसका जो कंडक्टिविटी रहता है वो 100 रहता है और टीडीएस कितना रहता है 50 रहता है, ठीक है। लेस देन 100 लेस देन 50। और सिलिका का रहता है किसी प्लांट में 0.5 रहता है तो किसी में 1.33 तक रहता है, ठीक है। और जो सीबीडी में फॉस्फेट मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो फॉस्फेट कितना रहता है 6 to 8 क्योंकि वहाँ टीएसपी डोजिंग करते हैं। ये वाटर पैरामीटर बॉयलर और फीड वाटर का आपको पता रहना चाहिए। वैसे ही सुपरहीटेड स्टीम है उसका भी आपको पता रहना चाहिए। तो आपको ये जो सर्कुलेशन था वो अपना एफबीसी बॉयलर का था और सीएफबीसी बॉयलर का खाली सेम ही है। ये जो 3 सुपर हीटर है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये फाइनल सुपर हीटर है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी सुपर हीटर रहता है ये विंग वाल सुपर हीटर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 टेम्परेचर रहते हैं, एक सेकेंडरी के इनलेट में और एक सेकेंडरी के आउटलेट में। बस इतना ही दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ड्रम में जाने के बाद वहाँ साइक्लोन से जाने के बाद फिर वो प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है हीट लेके। तो इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको ये सर्कुलेशन जो है वाटर का वो पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आपको जब भी ड्रम में आप लेवल मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो समझो आपको कैसे पता चल गया। अभी समझो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर और लेवल ये जो प्रैक्टिकली है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझो मेरे बॉयलर पे लोड इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा ड्रॉप होगा और आपका लेवल क्या होगी बढ़ेगी। क्या होगा ये स्वेलिंग होने के कारण अब प्रेशर ड्रॉप होगा, वो क्या करेगा स्टीम को मेरे को खींचेगा। प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम, प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वो स्वेलिंग होने के कारण लेवल को क्या खींचेगा। तो जब भी आपका बॉयलर का ड्रम का प्रेशर डाउन हो रहा है मतलब आपका लेवल बढ़ेगा। वैसे ही लोड जब डाउन होगा, ठीक है, लोड जब डाउन हो जाएगा सडनली तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो आपका लेवल भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों रिलेशन है वो आपको पता रहना चाहिए। और जब भी मैंने आपको बताया कि फीडिंग रेट बढ़ाने से रेडिएंट सुपर हीटर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है और एयर को कम ज़्यादा करने से प्राइमरी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।